नरगिस टेल्स। विचित्र पुष्प रानी और रहस्यमयी जादूगर। जादूगर पेशावर, जिसे तू ढूंढ रहा है वो यहाँ से 100 कोस दूर सुंदरपुर गांव में गिरा है। ये दूरी तुझे आज ही खत्म करनी है। नहीं, ऐसा नहीं करो, जाने दो उसको। मुझे यहाँ रख लो सारी जिंदगी के लिए, पर उसको जाने दो, उसका लौटना बहुत जरूरी है। अब उसे कोई नहीं बचा सकता। जादूगर पेशावर एक जादू करता है। दूर नदी किनारे सफेद कपड़े पहने एक आदमी गिर जाता है और उसके हाथ का फूल उछलकर दूर सूखी जमीन पर गिरता है। जल्दी से मुझे उस फूल को हासिल करना होगा। जैसे ही पेशावर आगे बढ़ता है कि तभी अचानक तेज आंधी तूफान चलने लगता है और वो फूल हवा में गायब हो जाता है। दूसरी तरफ गांव में माधव नाम का आदमी अपने घर में अचंभित बैठा मौसम का बदलता हाल देख रहा था। अरे, अभी तो मौसम इतना साफ था, अचानक ही तेज आंधी तूफान क्यों चल रहा है? चलो जल्दी से खिड़की दरवाजे बंद कर लेता हूँ। माधव जैसे ही खिड़की के पास आता है तभी आसमान में सफेद चिंगारी दिखती है और उससे वो फूल नीचे गिरता है। अरे, ये आसमान से कैसा अनोखा फूल गिर रहा है? चलो चलकर देखता हूँ। माधव फूल उठाता है, तभी जवान जादूगर पेशावर तुरंत उसके पास आ जाता है। ये फूल जल्दी से मुझे दे दो। नहीं, ये मेरे घर के सामने गिरा है और ये फूल मेरा है। देखो, मैंने इस फूल को हासिल किया था और ये आंधी तूफान की वजह से तुम्हारे घर तक आ गया। ये फूल मुझे दे दो। अगर ये फूल इस तरह आसमान से गिरा है तो कोई ये साधारण फूल नहीं होगा और ये इतना गिड़गिड़ा रहा है, यानी कि इसके अंदर जरूर कोई अद्भुत शक्ति होगी। मैं तो इसे नहीं देने वाला। माधव वो फूल लेकर घर के अंदर जाने लगता है। रुक जाओ, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। पेशावर जैसे ही अंदर घुसने की कोशिश करता है उसे एक तेज झटका लगता है और वो दूर जाकर गिर पड़ता है। ये मुझे अब इतनी आसानी से ये फूल नहीं देगा, पर कोई बात नहीं, मैं इसे हासिल करके रहूंगा। तुम मुझसे नहीं बच सकते माधव। पेशावर गुस्से में आग बबूला होकर वहाँ से चला जाता है। वो रात बीत जाती है। अगली सुबह होते ही माधव की जैसे ही आंख खुलती है उस फूल के सामने कई सारे सोने के सिक्के रखे होते हैं। अरे, मेरे घर में तो एक चांदी का सिक्का तक नहीं था और यहाँ तो कई सारे सोने के सिक्के हैं, यानी कि ये फूल सच में चमत्कारी है और इसी के अंदर से ये सारे सोने के सिक्के निकले हैं। अब तो मैं अपनी पत्नी का अच्छे से इलाज करवा पाऊंगा। माधव मुस्कुराने लगता है और वो सारे सिक्कों से अपनी पत्नी के लिए औषधि लाता है। ऐसे ही धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं। वो उस फूल का इस्तेमाल करके अपनी पत्नी और गांव के जरूरतमंदों की मदद करने लगता है। तभी दूर खड़ा पेशावर ये देखकर गुस्से से लाल हो जाता है। मैंने इतनी मेहनत से इस फूल को हासिल किया था और इसकी इतनी कीमती शक्ति को माधव ऐसे छोटे छोटे कामों में बर्बाद कर रहा है। पेशावर गुस्से में वहाँ से निकल पड़ता है और एक घर का दरवाजा पीटने लगता है। तभी अंदर से युवराज बाहर आता है। अरे, कौन हो तुम और मेरे घर का दरवाजा क्यों पीट रहे हो? अरे भाई, तुम नहीं जानते, तुम्हारा जो दोस्त माधव है ना, वो पूरे गांव वालों को मूर्ख बना रहा है। ये तुम क्या कह रहे हो? मेरा दोस्त माधव तो बहुत अच्छा इंसान है। वो तो मेहनत करके किसी भी तरह अपनी पत्नी का भरण पोषण करता है। अरे, उसके पास सुना है एक बहुत ही चमत्कारी फूल है, जो फूल उसने एक साधु महाराज की कुटिया से चुराया है। तुम्हें वह फूल लेकर वापस साधु को दे देना चाहिए और अगर साधु को नहीं दे पाए तो मुझे दे दो, मैं वो साधु को पहुंचा दूंगा। वरना वो लालच में उस फूल का इस्तेमाल कर रहा है और एक दिन ये पूरा गांव अकाल से ग्रसित हो जाएगा। क्या? मेरा दोस्त इतना बड़ा गलत काम कर रहा है? मुझे तो भनक तक नहीं लगी। मैं अपनी आंखों से ये सच देखना चाहता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम चलो मेरे साथ। पेशावर युवराज को लेकर वहाँ से निकल पड़ता है और माधव के घर आ जाता है।
अब तुम इस खिड़की से देखो, अंदर वो सच में उस फूल का इस्तेमाल कर रहा है या नहीं। जैसे ही युवराज खिड़की से घर में झांकता है, उसे उस फूल से ढेर सारे सोने चांदी निकलते हुए दिखाई देते हैं। अरे ये तो सच में अनोखा फूल है, यानी कि इसने लालच में आकर पूरे गांव वालों की जान मुसीबत में डाल दी है। अब जल्दी से पूरे गांव वालों के सामने इसका सच बोलो, ताकि ये फूल वो मुझे दे दे और फिर मैं इस फूल को सही जगह पहुंचा दूंगा। हाँ क्यों नहीं, मैं अपने दोस्त को उसकी ईमानदारी से पहचानता था, लेकिन अगर वो गलत रास्ता अपना रहा है तो उसे इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। ऐसे ही रात बीत जाती है। अगली सुबह होते ही पूरे गांव वाले चौपाल पर इकट्ठे हो जाते हैं। युवराज सारा सच गांव वालों को बता देता है। क्या माधव ने ऐसा काम किया है? उसे अभी पूरे गांव वालों के सामने यहाँ लेकर आओ। मैं उसे यहाँ लेकर क्या आऊंगा सरपंच जी, हम सब खुद ही उसके घर के पास चलते हैं। हाँ ठीक है, चलो चलो चलते हैं। सभी गांव वाले वहाँ से निकल पड़ते हैं और माधव के घर के सामने खड़े हो जाते हैं। माधव घर के बाहर निकलो। माधव घर के बाहर आता है और कहता है, क्या हो गया, आज आप सब यहाँ एक साथ? माधव, तुमने एक मायावी फूल का इस्तेमाल किया है और उसकी कीमत हमारे पूरे गांव को चुकानी पड़ेगी। तुम एक चोर हो और तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। सरपंच जी, आप तो मुझे जानते हैं, मैंने कभी चोरी नहीं की है और ना ही मैंने कोई गलत रास्ता अपनाया है। नहीं, ये सच है सरपंच जी, मैंने अपनी आंखों से देखा है और इसने ऐसा ही किया है। वही जादूगर पेशावर आगे आता है और कहता है, सच में ये ऐसा करेगा मैंने कभी नहीं सोचा था। ये सब तुम्हारा ही किया धरा है, तुम कुछ भी कर लो पर तुम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। देखा सरपंच जी, मैंने इसे ये गलत काम करने से रोका था पर ये मुझे ही गलत समझ रहा है। अब इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी माधव। जल्दी से वो फूल इस पेशावर को दे दो, ये उसे सही जगह लेकर चला जाएगा। नहीं, कुछ भी हो जाए पर मैं ये फूल इसे नहीं दूंगा। यहाँ बहस हो ही रही होती है कि तभी दरवाजे पर माधव की पत्नी सारा आ जाती है और वो गौर से पेशावर को देखने लगती है। मैंने इसे कहीं तो देखा है, इसकी ये चालाक मुस्कान कुछ तो अलग है, मुझे इसका सच पता करना होगा। अच्छा ठीक है, अगर तू इसे अभी फूल नहीं दे रहा है तो मैं तुम्हें कुछ घंटे का वक्त देता हूँ माधव। पेशावर, अगर शाम को सूर्य डूबने से पहले इसने तुम्हें वो फूल नहीं दिया तो मुझे आकर कहना, फिर देखो इसे क्या कीमत चुकानी पड़ती है। सभी गांव वाले वहाँ से चले जाते हैं। माधव वहीं परेशान होकर बैठ जाता है। माधव, तू वही करेगा जो मैं चाहता हूँ। पेशावर हंसते हुए चला जाता है। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और कैसे मैं इसका सच पता करूंगी। फिर सारा वहाँ से निकल पड़ती है। वो अपने घर का एक बक्सा खोलती है जिसके अंदर से वो एक मोटी किताब निकालती है और पन्ने पलटने लगती है। अगर तुम्हें किसी भी सवाल का जवाब जानना है तो उसके लिए तुम्हें नील घाटी जाना होगा। उस नील घाटी का पानी इतना पवित्र है कि तुम्हें जो भी सवाल जानना हो, पानी में हाथ डालते ही तुम्हें तुम्हारे सारे जवाब मिल जाएंगे। मैं नील घाटी जरूर जाऊंगी और इस फूल का रहस्य पता करूंगी। सारा उस फूल को लेकर चोरी छुपे घर के पीछे वाले दरवाजे से निकल जाती है और घने जंगलों से होते हुए नील घाटी पहुंच जाती है। सारा जैसे ही उस फूल को लेकर नील घाटी के पानी के पास खड़ी होती है, तभी उसकी आंखों के सामने सारा मंजर घूमने लगता है। सुबह का वक्त, आसमान से रानी परी एक सुनहरे सफेद फूल को लेकर गुजर रही होती है कि तभी उसे बहुत जोरों से प्यास लगती है। इतने बड़े फूल की जिम्मेदारी उठाते उठाते मैं कई मीलों का सफर करके आई हूँ। अब लगता नहीं कि मैं इस धरती लोक को पार कर पाऊंगी। मुझे यहाँ रुककर थोड़ा आराम करना होगा, तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगी। रानी परी धरती पर उतर आती है और आसपास देखती है। यहाँ तो कोई नहीं है। चलो सामने के घर का दरवाजा खटखटाती हूँ, शायद कोई हो। रानी परी आगे आकर दरवाजा पीटती है। तभी अंदर से पेशावर बाहर आता है। क्या हो गया परी रानी, तुम्हें हमारी कोई मदद चाहिए थी?
मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है और मैं बहुत थक भी गई हूँ। मुझे थोड़ा आराम करना है। थोड़ा पानी दे दो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ, क्यों नहीं। परियों और जानवरों की सेवा करना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आओ परी रानी आओ, मैं तुम्हें अभी पानी देता हूँ। तुम तो मेरी बहन जैसी हो। हाँ क्यों नहीं। रानी परी घर में जाकर बैठ जाती है और पेशावर उसे एक ग्लास में पानी देता है। रानी परी उसे पी लेती है। आज तुम्हारा ये बहन शब्द सुनकर मुझे ऐसा लगा कि बरसों पहले जो मेरा भाई मुझे छोड़कर चला गया था, आज तुम्हारे रूप में मुझे वापस मिल गया। चिंता मत करो रानी परी, आज से मैं तुम्हारे भाई जैसा हूँ। बस तुम जब तक चाहो यहाँ आराम कर लो और तुम्हारा फूल यहीं पर सुरक्षित रहेगा। हाँ क्यों नहीं। रानी परी वो सफेद फूल वहीं रख देती है और गहरी नींद में चली जाती है। तभी पेशावर रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराने लगता है। ये क्या, मैंने जो भविष्यवाणी की थी वो बिल्कुल सच हो रही है। अब मुझे अपना अगला कदम उठाना है। ऐसे ही वो दिन बीत जाता है, पर रानी परी की तबीयत ठीक होने के बजाय धीरे धीरे और खराब होने लगती है। ये क्या, मैं धरती पर थोड़ा विश्राम करने आई थी, पर यहाँ तो मेरी तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। मैं अब ढंग से खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ। लगता है तुम्हारी तबीयत बहुत खराब हो रही है रानी परी। तुम्हें अपने परी लोग जाकर थोड़ा विश्राम करना चाहिए। वहाँ के जादुई वातावरण से शायद तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। पर मैं इस फूल की शक्ति अब नहीं संभाल सकती। अगर मैं इस फूल की शक्ति लेकर परी लोक की सीमा में गई तो मैं हमेशा के लिए नष्ट हो जाऊंगी। क्या तुम इस फूल की जिम्मेदारी लोगे? पर ये तो कोई साधारण फूल नहीं लग रहा। लेकिन अगर तुम मेरी बहन जैसी हो और तुम्हारी जान मुसीबत में है तो मैं इस फूल की जिम्मेदारी जरूर लूंगा। ठीक है, मैं कुछ ही दिनों में परी लोक से लौटूंगी और उसके बाद इस फूल की शक्ति को धारण करके इसे वापस ले जाऊंगी। तब तक इस फूल की जिम्मेदारी तुम्हें सौंप रही हूँ। रानी परी जैसे तैसे उस झोपड़ी से निकल पड़ी और वहाँ से उड़ती हुई आसमान की तरफ चली जाती है। तभी पेशावर जोर जोर से हंसने लगता है। रानी परी अपने आप को समझती क्या है? ये सब तो मेरा रचा हुआ षड्यंत्र था। अचानक ही पेशावर का पूरा शरीर बदलने लगता है और वो एक जादूगर के वस्त्र में आ जाता है। मैंने अपनी शक्ति से जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। अब ये स्वर्ग लोक का पुष्प मुझे मेरे मकसद में कामयाब करके रहेगा। फिर पेशावर जैसे ही उस फूल को छूता है, अचानक एक तेज झटका लगता है और वो दूर जाकर गिर पड़ता है। ये क्या, मैं इस फूल को छू क्यों नहीं पा रहा हूँ? तभी एक आसमानी आवाज आती है और कहती है, जादूगर पेशावर, तुम इस फूल को छू नहीं सकते क्योंकि यह स्वर्ग लोक का पुष्प है और इसके अंदर दिव्य शक्ति भरी हुई है। अगर इसे छूना चाहते हो तो अमावस्या की रात के दूसरे प्रहर ही छू सकते हो। तब तक इस फूल की रक्षा तुम्हें ही करनी है, पर वो रात आज से 2 महीने बाद आएगी। ठीक है, मैंने इतने दिन इंतजार किया है तो 2 महीने और इंतजार कर लूंगा। उसके बाद तो मेरा ही राज होगा। वहीं दूसरी तरफ रानी परी जैसे ही अपने परीलोक में वापस आती है, अचानक उसकी तबीयत पूरी तरह से ठीक हो जाती है। ये क्या, मैं तो धरती पर इतनी कमजोर और शक्तिहीन महसूस कर रही थी, लेकिन यहाँ आते ही मेरी शक्तियाँ इतनी परिपूर्ण कैसे हो गईं और मैं बिल्कुल ठीक हो गई। ये सब क्या हो रहा है? तभी इतने में परी अनामिका भागती हुई आती है। क्या हो गया अनामिका, तुम ठीक तो हो ना? रानी परी, मैं आपको देख रही थी कि आप उस झोपड़ी में उस जादूगर के पास क्यों थीं? सुबह से लेकर शाम तक उसने आपकी शक्ति और भी कमजोर कर दी थी। वो एक माया जाल था जो उसने फैला रखा था और आप उसके माया जाल में फंस गईं। ये तुम क्या कह रही हो? अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तभी अनामिका की आंखों से तेज रोशनी निकलती है और रानी परी को सारा दृश्य दिख जाता है। मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूँ? अब उस स्वर्ग लोक का पुष्प जैसे ही उस जादूगर के हाथों में जाएगा तो वो होगा जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो अब क्या करें? हमें उसे वापस लाना होगा।
क्योंकि पूरे 7 वर्षों में एक बार उस पुष्प को हमें परीलोक लाना पड़ता है ताकि हमारी शक्तियां बनी रहें। लेकिन उसने जो किया वो गलत है। ठीक है रानी परी, मैं आज ही धरती लोक पर जाती हूँ और वो पुष्प लेकर ही लौटूंगी। अपना ध्यान रखना अनामिका। इतने में तेज रोशनी फैलती है और अनामिका परी लोक से सीधे धरती लोक पर आ जाती है। अब बस मुझे जल्दी से उस फूल को हासिल करना है और इस बार मैं रानी परी का भरोसा जीत कर ही रहूंगी। अनामिका, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अनामिका आगे बढ़ जाती है और जैसे ही वो झोपड़ी के पास पहुंचती है, अचानक उसे कोई अदृश्य शक्ति महसूस होती है। ये क्या? मुझे कैसी अदृश्य शक्ति महसूस हो रही है, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। पर शायद ये मेरा वहम हो सकता है। मुझे आगे बढ़ना चाहिए। अनामिका आगे बढ़ती है। अचानक उसके पंख पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। उसके शरीर में तेज जलन महसूस होने लगती है। ये क्या? मेरे पंख कहाँ चले गए? ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पंखों को जला दिया हो। कोई है? मेरी मदद करो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। तभी इतने में पेशावर वहाँ प्रकट हो जाता है। मैं जानता था, मैंने जब रानी परी के साथ ये खेल खेला तो तुम जैसी मामूली परी मेरा क्या बिगाड़ सकती है। तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। वो फूल दे दो, वो हमारे स्वर्ग लोक की अमानत है। तुम उसे नहीं ले सकते। मैंने जो मकसद सोचा है उससे मुझे कोई नहीं डिगा सकता। अब जाओ, मैंने तुम्हारा ऐसा हाल कर दिया है, अब तुम चाह कर भी वापस परीलोक नहीं जा सकती। अब जाओ यहां से। इतना कहकर पेशावर वहाँ से अदृश्य हो जाता है। अनामिका रोते हुए, लड़खड़ाते हुए जैसे तैसे आगे बढ़ने लगती है। अब मैं क्या करूं? मैं उस फूल को हासिल कैसे करूं? पर मैं हार नहीं मान सकती। फिर ऐसे ही धीरे धीरे 2 महीने बीत जाते हैं। पूरे 2 महीने तक बिना शक्ति और बिना पंखों के पूरे धरती लोक पर भटकती रही। लेकिन आज वो रात आ ही गई है जिसका मुझे इंतजार था। आज ही वो तारा टूटेगा जो 11 साल में एक बार टूटता है। आज मैं उस तारे से अपनी इच्छा जरूर मांगूंगी। फिर अनामिका वहाँ से निकल पड़ती है और नदी किनारे जाकर खड़ी हो जाती है। जैसे ही सूरज अस्त होता है और रात के समय आसमान से एक तारा टूटकर जमीन पर गिरता है। हे जादुई तारे, मेरी एक इच्छा है। मैं अपने पंख भी मांग सकती थी, पर मुझे मेरे पंख नहीं चाहिए। बस उस पुष्प को वापस उसके सही स्थान पर पहुंचा दो। और मैं जानती हूँ उसके लिए कोई और नहीं बल्कि एक नेक फरिश्ता ही उस फूल को छू सकता है। बस यही मेरी इच्छा है। तभी आसमान में एक चिराग तैरने लगता है। तुमने बिल्कुल सही फैसला किया है अनामिका। अब तुम आजीवन बिना पंखों की रहोगी, लेकिन अब एक नेक रूह उस फूल को लेकर जरूर जाएगा। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। तभी अचानक उस चिराग से तेज रोशनी निकलने लगती है और वो रोशनी सीधा पेशावर की झोपड़ी में चली जाती है, जिससे वो फूल वहाँ से उड़कर बाहर जाने लगता है। ये क्या? ये फूल हवा में उड़कर कहाँ जा रहा है? पेशावर उसका पीछा करने लगता है। पीछा करते करते वो अनामिका के पास आ जाता है। अनामिका पेशावर को देखते ही बुरी तरह से घबरा जाती है। अच्छा, तो ये सब तुम्हारा ही किया धरा है। तुम इस फूल को कभी हासिल नहीं कर सकते। अब ये किसी नेक फरिश्ते के पास जरूर जाएगा। तभी अचानक वो फूल नदी किनारे चला जाता है और वहाँ सफेद कपड़ों में एक नेक फरिश्ता उस फूल को अपने हाथ में ले लेता है। नहीं, कुछ भी हो जाए, पर मैं अपने इतने वर्षों की तपस्या को यूं बर्बाद नहीं होने दूंगा। पेशावर एक जादू करता है, जिससे वो जादू सीधा उस नेक फरिश्ते की आंखों पर लगता है और वो फरिश्ता वहीं गिर पड़ता है और वो फूल उछलकर जमीन पर आ जाता है। पेशावर, तुमने एक नेक फरिश्ते पर वार किया है। अब ये फूल एक ऐसे इंसान के पास जाएगा जिससे तुम अपनी मर्जी से इसे छीन भी नहीं सकते। तभी वो फूल वहाँ से उड़कर आसमान की तरफ जाने लगता है। कोई बात नहीं, ये जहां भी जाएगा मुझे पता है कि मैं इसे इसके नए मालिक की इच्छा से ही हासिल कर पाऊंगा। लेकिन कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, मैं इसे हासिल करके ही रहूंगा।
पेशावर उस फूल के पीछे पीछे जाने लगता है और वो फूल सीधा माधव के घर के पास आकर गिर जाता है। इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया था। मुझे किसी भी कीमत पर इस फूल को गलत हाथों में नहीं जाने देना है। सारा जैसे ही पीछे मुड़ती है तभी वहाँ पेशावर आ जाता है। अच्छा हुआ कि तुम्हें सारा सच पता चल गया। अब जल्दी से तुम अपने पति को समझा दो कि वो ये फूल अपनी मर्जी से मेरे हाथों में सौंप दे। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अपने पति को ये फूल तुम्हें कभी सौंपने नहीं दूंगी। मैं जानती हूँ कि तुम एक जादूगर हो और तुमने इस फूल के लिए बहुत मेहनत की है, लेकिन तुम इसका गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। पर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हारी आंखों में देखकर मुझे तुम्हारा दर्द महसूस हो रहा है। तभी पेशावर की आंखों से आंसू छलक आते हैं। मैं एक सीधा साधा इंसान था। मेरी पत्नी बहुत शरीफ थी। एक दिन मेरे मालिक ने मुझे काम के बहाने शहर से बाहर भेज दिया और मेरी पत्नी को बहाने से हवेली बुलाया और कहा कि तुम्हारा पति बाहर है, तुम यहीं रहो। फिर उसने मेरी पत्नी पर गलत नजर डाली। जब मैं वापस आया तो मेरी पत्नी मर चुकी थी। मैंने उस मालिक से बदला लेना चाहा, पर वो बहुत ताकतवर था, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाया। तब मैंने जादू शक्ति सीखी और इसके लिए मुझे चोरी करनी पड़ी। परी रानी का दिल तोड़ना पड़ा। तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है पेशावर। हम सब मिलकर उस सेठ को उसके किए की सजा दिलाएंगे, पर तुमने बदला लेने के लिए बहुत गलत रास्ता अपना लिया और एक परी के साथ तुमने बहुत बुरा किया। इस फूल को उसके सही स्थान पर जाने दो। मैं वादा करती हूँ उस सेठ को उसकी सजा जरूर मिलेगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं ये फूल लेकर ही रहूंगा। मैं तुम्हारी बहन जैसी हूँ पेशावर। मानती हूँ कि तुम दर्द में हो, पर बस तुम मुझे एक मौका दो। देखना, हम उसे उसके किए की सजा जरूर देंगे। ठीक है, तुमने मुझे बहन कहा है तो मुझे मेरी बहन याद आ गई, जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो भी इसी तरह अपनी बात मुझसे मनवा लिया करती थी। ठीक है, मैं इस फूल का गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा। ठीक है, अब तुम चलो मेरे साथ, देखो मैं क्या करती हूँ। फिर सारा उस फूल को लेकर पेशावर के साथ गांव की चौपाल पर आ जाती है। वहाँ सब गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। ये क्या सारा, तुम्हारे पति ने अभी तक ये फूल इस पेशावर को लौटाया नहीं? तभी सारा सच गांव वालों को बता देती है। क्या इतना बड़ा गलत काम किया उस सेठ ने, और उसकी कीमत हमारे पूरे गांव को चुकानी पड़ रही थी। अब उसे उसके पापों की सजा मिलकर रहेगी। जाओ, जल्दी से उस सेठ को यहाँ पकड़ कर लेकर आओ। फिर गांव वाले जाते हैं और कुछ ही देर में उस सेठ को वहाँ ले आते हैं। क्या? अब पेशावर, अब तो तुम यहाँ? नहीं, अब मुझे कुछ मत करना। अब मैं तो बस हवेली गया था और तुमने मेरे कई सारे लोगों को जानवर बना दिया। अब मुझे कुछ मत करना, मुझे छोड़ दो। मैं तो तुम्हें बहुत पहले ही खत्म कर देता सेठ, पर मैंने ऐसा नहीं किया। लेकिन अब तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा मिलकर रहेगी। तुमने जो घिनौना अपराध किया है सेठ, उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। गांव वालों, इस सेठ को ले जाओ और इसको हम वही सजा देंगे जो हम बाकी अपराधियों को देते हैं। तभी गांव वाले सेठ को पकड़कर वहाँ से लेकर चले जाते हैं। इतने में पीछे से परी अनामिका वहाँ आ जाती है। परी, आपके साथ पेशावर ने जो किया वो बहुत गलत था। इस फूल का सही स्थान स्वर्ग लोक ही है। यह हमारे लिए एक बार आशीर्वाद की तरह आया और हम सब ने इसका अच्छे कामों में भी इस्तेमाल किया। अब हमारी दुख तकलीफें दूर हो चुकी हैं, तो इस फूल की हमें कोई आवश्यकता नहीं। सच में सारा, मैंने सुना था कि तुम बहुत समझदार और बहादुर हो, इसीलिए तो इस फूल को तुम्हारे पति के यहाँ सुरक्षित पहुँचाया गया था। लेकिन आज तुम्हारी ये अच्छाई और समझदारी देखकर मैं बहुत खुश हूँ। अब मुझे इस फूल को लेकर जाना होगा। तभी अनामिका उस फूल को अपने हाथों में लेती है और अचानक एक तेज रोशनी के साथ वहाँ से गायब हो जाती है। वहीं दूर खड़ा माधव ये सारा दृश्य देखकर आगे आता है। सच में सारा, तुमने वो कर दिखाया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे तुम पर गर्व है। मैंने बहुत गलत किया सारा, मुझे अपनी करने की सजा मिलनी चाहिए। मैं अपनी पत्नी की मौत का बदला लेना चाहता था, पर यह मेरा रास्ता बिल्कुल गलत था। पेशावर रोते हुए अपने किए पर पछताते हुए वहाँ से चला जाता है।
उस दिन के बाद सारा और माधव फिर से मेहनत और ईमानदारी के साथ खुशी पूर्वक अपना जीवन जीने लगते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आपका समर्थन हमें ऐसी और बेहतरीन कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है।